शुक्रिया जनाब स्पीकर। वो पश्तो में कहते हैं ला चिनवाए ल्या चिनवाए ल्या चिनवाए ल्या चिनवाए खलक टोल पम्मा उबवाए ल्या मड़वाए ल्या मेड़वाए दायम चिदा सिमवाए। जनाब स्पीकर, जे नहीं बस तशरीह खुद करो, समझने वाला समझ गया तशरीह। जनाब स्पीकर, कल से बजट तकारीर हो रही है। मैं परेशान हूँ कि बात कहाँ से स्टार्ट कर लूँ, लेकिन टाइम चूँकि मुझे एज ए मेंबर कम मिलेगा तो मैं कुछ अपने हल्के और सूबे के हवाले से कुछ निशानदेही करूँगा और कुछ मुल्क के हवाले से एक दो फिक्रे। सब परेशान हैं यहाँ पे कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, मुल्क तो अल्लाह ने बहुत प्यारा दिया हुआ है, लेकिन हमने अजाब में मुब्तला कर दिया। कहते हैं कि एक बादशाह मर गया, अब उसकी वरासत में जानशीन उसका एक बेटा था। जब उसने सल्तनत संभाली तो जवान था, परेशान था कि मैं वो कौन से फार्मूले अपनाऊं जिससे मेरी बादशाहत और सल्तनत मजबूत हो जाए। तो उस वक्त का एक गौस, एक पीर, एक फकीर एक पहाड़ पे बैठा हुआ था, उसके पास पहुंच गया कि जनाब मुझे वो तरीके बताया था कि मैं अपना सकूं और मेरी सल्तनत मजबूत हो जाए। तो उसने कहा 3 चीज़ों पे ध्यान दो। नंबर 1, अपनी फौज मजबूत रखो। नंबर 2, अपनी खजाने को मजबूत रखो। नंबर 3, अपने इत्तिमाद को बहाल रखो। तो वो सोचने के बाद पूछने लगा, अगर हालात इस तरह हुए कि मैं तीनों पे ध्यान न दे सका तो किस एक को छोड़ दूं? तो उन्होंने कहा फौज छोड़ो। अगर आपका खजाना मजबूत होगा तो फौज फिर भी आप भर्ती कर सकते हो। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा अगर हालात मजीद सख्त हुए फिर इन 2 में से किसको छोड़ो? उसने कहा खजाना को छोड़ो, लेकिन अपने अवाम और अपने आप के दरमियान इत्तिमाद को ख़राब करने मत दो। वो इसलिए अगर आपका इत्तिमाद बहाल हुआ और आपका इत्तिमाद नाकाम हुआ तो अब हर घर में एक एक सोने का बिस्तर दे दे। जब वो बिस्तरे पे सोएगा साथ ये कहेगा कि पता नहीं बादशाह ने कितने चोरी किए हो गए, हमें तो एक एक बिस्तर मिला है। और अगर आपका इत्तिमाद बहाल था, वो पत्थर पे सर लगा के साथ ये नारा लगाएंगे कि काश अगर बादशाह के पास होता तो हमें ज़रूर देता। तो लिहाजा पाकिस्तानियों, सबसे पहले मैं हुकूमत वक्त से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेट से बात कर रहा हूँ कि अपना इत्तिमाद बहाल कर दो। जब तक आपका इत्तिमाद नहीं होगा, न दुनिया पे भरोसा करेगा न अवाम आप पे भरोसा करेगा। तो लिहाजा इत्तिमाद और इत्तिमाद बहाल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम कौल और फेल में तजाद ख़त्म करें तो हमारा इत्तिमाद बहाल होगा। दूसरी बात जनाब स्पीकर साहब, बात हम सब करते हैं बजट पे, कोई कहाँ से कोई कहाँ से। जो बुनियादी दो, वो कहते हैं मरज़ का तशहीर मरज़ का इलाज नहीं। जब तक मरज़ का तशखीस न हो इलाज मुमकिन नहीं। इस मुल्क से आप करप्शन ख़त्म करें, आप करप्शन ख़त्म करें, 50-60% एक ही दिन में आपका हमेशा ठीक हो जाएगा। इस वक्त करप्शन कैंसर की तरह तमाम इदारों में फैल चुका है और आप कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से नहीं कर सकते हो। कैंसर का इलाज कैंसर की दवाई से आप करोगे। करप्शन और स्मगलिंग आप कंट्रोल करें तो आपकी मईशत ठीक होगी, आप IMF से भी आपका छुटकारा हासिल होगा। जनाब स्पीकर, इसके लिए बहुत वक्त की ज़रूरत है। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान और कोयटा से है। यहाँ पे बलूचिस्तान का अहमियत सबको पता है, रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा सूबा है, मिनरल भी है, सब कुछ है, लेकिन सबसे पसमानदा और सबसे गरीब बेरोज़गार सूबा है इस वक्त। तो बाकी सूबों से जोड़ने के लिए हमारे साथ 2-3 ज़राए है, एक हवाई जहाज़ों का, एक रेलवे का है, एक रोडों का है।
रेलवे तो अब न होने के बराबर बन गया कोयटा से बाकी मुल्क में, और जहाज़ भी पीआई हफ्ते में 1-2 दिन होता है, वो भी कभी होता है या नहीं होता है। रोड, जनाब नवाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद से डे खान तक एक मोटरवे बनाया था, और वो मनसूबा था डे खान से ज़ोब और कोयटा। तो मैं हुकूमत का कोई नुमाया मिनिस्टर साहब बैठे हुए कि अगर उस मनसूबे को भी इस बजट में देखा जाए कि वो काम क्यों रुका हुआ है और क्यों अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा है। फिर शहबाज शरीफ साहब ने कोयटा से कराची का रोड, जो उसने खुद इफ्तिताह किया था पिछली हुकूमत में, और एक टाइम फ्रेम भी दिया हुआ था, लेकिन वो भी सुस्त रुई का शिकार है। तो मैं जनाब प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उस मनसूबे का भी जो आपने खुद इफ्तिताह किया था वो आप ज़रा देख लें। तीसरा, कोयटा में पानी, पीने का पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पिछली तकरीर भी मैंने कहा था जनाब स्पीकर, वहाँ पे एक मंगी डैम और एक 2-3 और डैम्स थे जिनका इफ्तिताह भी हुआ था, कुछ काम भी उसमें हुआ था। इस बजट में अगर कोयटा का पानी का ग्रैंड वाटर मनसूबा रखा जाए तो 28-30 लाख का शहर है, जो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उनका पानी का मसला भी हल होगा। वहाँ बिजली के हवाले से पूरा बलूचिस्तान तो अंधेरों में है, लेकिन ख़ासकर कोयटा जो जितना बिजली मिलता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ जो फीडर है इतने ना परसुदा और पुराना, अगर बिजली आ भी जाती है तो ट्रिप कर जाता है। तो बिजली के हवाले से कोयटा के लिए अगर बजट में कुछ रखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। गैस का ही प्रॉब्लम है बलूचिस्तान से, हालांकि 50 साल से गैस बलूचिस्तान से सुई से निकलता है, लेकिन वहाँ अभी तक गैस का कोयटा के अलावा बाकी तो है नहीं, वो कोयटा में भी न होने के बराबर है। तो जनाब स्पीकर, ये चंद रोड्स जो इस वक्त ये जो डे खान और ज़ोब वाला है, ये बाकायदा 3 सूबों को बिल्कुल करीब कर लेगा, और ये कराची और कोयटा वाला, और एक है किला सिप्लाई से डेजी खान। जितना भी बलूचिस्तान का कोयला है, बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट यहाँ पे जा रहा है, इस रोड को भी अगर इस मनसूबे में शामिल किया जाए। लैंड ऑर्डर बलूचिस्तान का इतना ख़राब है जनाब स्पीकर, दुखी में हो या बाकी हमारे सूबों में, अगर लैंड ऑर्डर के हवाले से भी इस बजट में कुछ रखा जाए, क्योंकि वहाँ जब तक लैंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा तो रोज़गार नहीं होगा, जब रोज़गार नहीं होगा तो मज़ीद स्ट्रीट क्राइम फैलेगी। तो इस हवाले से भी इसमें कुछ रखा जाए। नादरा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पे, बहुत बड़ी आबादी है हमें। तो मैं अगर मिनिस्टर साहब सुन रहा है तो नादरा सेंटर्स कोयटा में और बलूचिस्तान में उनकी बहुत ज़रूरत है कि जगह जगह पे नादरा सेंटर खोला जाए, ताकि लोगों को अपनी शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए आसानी रहे। जनाब स्पीकर, हमारे एक फाजिल मेंबर ने इस्लामाबाद से जिसका ताल्लुक़ था, जब उसने इस्लामाबाद के हवाले से बातें की तो मैं आंसर आता, मैंने कहा जब इस्लामाबाद का ये हाल होगा तो ज़ोब और ग्वादर और चमन का क्या हाल होगा, वहाँ पे क्या क्या मसाइल नहीं होंगे। तो लिहाजा एक मेंबर ने वहाँ अपोजिशन से बैठ के 12 जो गेटवे है उनके हवाले से बात की। वाकई ये बात मैं सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ जनाब स्पीकर, अगर जितनी भी हमारे गेटवे है, बॉर्डर्स है, अगर इनको लीगलाइज किया जाए, अगर इन पे जितना कारोबार है इनको लीगलाइज किया जाए तो हमारी मैशियत बहुत मजबूत होगी, हमारा ख़जाना भरेगा। तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोग 9 महीने से चमन शहर में धरने पे या परलत के नाम से बैठे हुए हैं। अब एक सीधा साधा बात है, यहाँ पे लोग बात करते हैं कि वो कहते हैं वो पासपोर्ट नहीं मानता है। मैं कहता हूँ जनाब शहबाज शरीफ साहब से कि एक बासर और बाइख्तियार एक कमेटी बनाई जाए, उनको सुना जाए कि अगर 60 साल पासपोर्ट नहीं था तो क्यों नहीं था, और अब अगर पासपोर्ट है तो क्यों है, इनको सुना जाए। क्योंकि यहाँ पे
हज़ारों की तादाद में लोग जो कारोबार से मुंसलिक है वो सारे बेरोज़गार है। जब वो बेरोज़गार हो गए तो उनके असर बाकी बलूचिस्तान में पड़ेगा, और जब बलूचिस्तान बेरोज़गार होगा तो पाकिस्तान पे असर आएगा। तो लिहाजा एक कमेटी बनाई जाए, चमन के जो परलत है उनको सुना जाए कि अगर पासपोर्ट हम मांग रहे हैं तो इस वजह से मांग रहे हैं, और जब 70 साल से पासपोर्ट नहीं था इसके पीछे भी एक दास्तान है क्यों नहीं था। वाइंड अप करें, 10 मिनट हो गए प्लीज। तो बहुत मेहरबानी जनाब स्पीकर साहब, मौजूदी तौर पे इस वक्त पाकिस्तान की जो हालात है, अवाम जिस महंगाई की चक्की में पिस रहा है, तो आखिरी बात यह है हुकूमत, सूबाई हुकूमतों से भी और बाकी हुकूमत से भी कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उसको एक्टिव किया जाए। पहले तो महंगाई है, अगर अब महंगाई थोड़ा कम होना शुरू हुआ लेकिन आवाम तक उनके समरात अभी तक नहीं जा रहा है, न किराए कम हो रहा है, अगर ऑयल पेट्रोल सस्ता हुआ न किराया कम हो रहा है न कुछ हो रहा है, तो अगर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी एक्टिव किया जाए। शुक्रिया शुक्रिया।